आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत आगामी 4 दिसंबर को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वे पटना में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में शामिल होंगे। 2 दिवसीय दौरे के दौरान मोहन भागवत पटना में पूर्वांचल के राज्यों के बीच संगठन की बैठक में शामिल होंगे। दरअसल पहले यह बैठक देश के सभी राज्यों की एक साथ होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण इस बार यह अति महत्वपूर्ण बैठक अलग अलग क्षेत्रों में की जा रही है। संघ प्रमुख के बिहार दौरे पर सियासत भी शुरू हो गई है। मोहन भागवत के बिहार आने से पहले ही कांग्रेस ने उनकी यात्रा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी के वरीय नेता और एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि बिहार में आरएसएस अपने एजेंडे पर काम तेज करने वाली है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का दौरा उसी कड़ी का एक हिस्सा है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीनों कृषि बिल के विरोध में पटना के कारगिल चौक पर आप पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस संबंध में मीडिया की जानकारी देते हुए आप नेता मनोज कुमार ने बताया कि कृषि को लेकर लाए गए काले कानूनों के विरोध में महीनों से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे पंजाब और देश के किसानों को अनदेखा और अनसुना कर रही केंद्र की गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया है। किसानों की आवाज प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचाने के लिए जोरदार नारेबाजी भी की गई। मोदी मुर्दाबाद, कृषि बिल काला कानून वापस लो, वापस लो, कृषि बिल काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 मोदी सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है वो कृषि है, लेकिन आज भाजपा की सरकार में कृषि और किसान दोनों बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा, पंजाब, उधर कृषि बिल के खिलाफ वाम दलों के भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में पीएम का पुतला दहन किया गया और साथ ही जमकर नारेबाजी भी की गई। कोरोना महामारी को लेकर चलाए जा रहे मास्क जांच अभियान में शिथिलता बरतने के आरोप में एसएसपी आशीष भारती ने डांट लगाई तो महिला इंस्पेक्टर स्वप्निल सरन ने एसएसपी के मोबाइल पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल कर दिया। ऑडियो 2 मिनट 29 सेकंड की है, जिसमें एसएसपी ने महिला इंस्पेक्टर स्वप्निल सरन की शिथिलता पर उन्हें डांट लगाई है और फिर ठीक से काम नहीं करने की कार्रवाई पर हिदायत दी है। मास्क वाला अभियान कैसे चल रहा है? सर, लोग पैसा देने में बहुत परेशान करते हैं। मतलब सर फाइन नहीं कटवाना चाहते हैं और सर अब तो लगभग लोग लगाने भी लगे हैं। नहीं, जैसे आपका हम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखते हैं कि 1800, 1850 या ऐसे, जो कि हमको लगता है 2 घंटा के अंदर ये हो जाना चाहिए। मतलब 8 घंटे का भी मिनिमम जो ड्यूटी जो होता है, ये तो हमको नहीं लगता है 8 घंटे में तो आदमी 10,000 पास करा देगा। लेकिन शुरू से लेकर के आपका यही है, बना लिए हैं कि इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। नहीं सर, कोशिश तो करते हैं। अरे कोशिश क्या करते हैं भाई? अरे आपका सैलरी और जितने सिपाही लोग लगता होगा उसका सैलरी भी एक दिन का कैलकुलेट कीजिएगा तो उससे ज़्यादा आ जाएगा। तो ठीक से कीजिए और सुबह में जिस समय निकलते हैं मास्क और चेकिंग अभियान में, उस समय ये क्या करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से बताइए कि हाँ हम अभी चेकिंग में पूरी टीम अभी निकली है इतने बजे, और शाम में व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज कीजिए कि अभी वापस लौटी है और इतना टोटल फाइन किया गया है, और कुछ फोटो वगैरह जो होगा उसको भी, समझ गए? खाली 2 घंटा काम करके इधर उधर भागने वाला काम मत कीजिए। सर हम सर से मिलने नहीं आ रहे। सिर्फ यही काम दिया गया, फिर भी 1800 रुपये मात्र कलेक्ट होता है। सर हम मिलने ही आ रहे थे सर। 30 तारीख के बाद सर मेहरबानी करके हमें छोड़ दें सर, मेरी बेटी। अरे भाई, आपको एक काम तो आपसे होता नहीं, तो सबसे आसान वाला काम दिया गया था। अब कोई भी काम होता है उसमें मेहरबानी करके छोड़ दिया है, तो भाई काहे आप सर्विस में है, समझ में नहीं आता है। सर हम बोले तो सर हम पढ़ाना हमको अच्छा लगता है, तो सर पढ़ाना हमको अच्छा लगता है। पढ़ाने के कौन सा ड्यूटी है इसमें सर? इसलिए तो सर नाथनगर में। क्यों नाथनगर जाइएगा? यहाँ पे इंस्पेक्टर है ही नहीं। आप नाथनगर सीटीएस नाथनगर में अपना पोस्टिंग करवा लीजिए, भागलपुर जिला बल से हट जाइए, क्या हमको उससे दिक्कत है? सर तो फॉरवर्ड
सर, ऐसा फॉरवर्ड है, काम ठीक से कीजिए, नहीं तो कार्रवाई आप पे हो जाएगा। सर आवेदन बोला जा रहा है फॉरवर्ड काम कर करने तो रोने लगना है जब भी कुछ बोला जाएगा। दें। नहीं रो रहे हैं सर, सर फॉरवर्ड खाली आवेदन कर दें मेरा। अरे भाई, आपको जो बोले वो समझ में नहीं आया है, और उसके बाद ये जवान ये कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं उसके बाद। उधर पटना सिटी के आलमगंज स्थित शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य कार्तिक पूर्णिमा के दिन से आरंभ हो गया है, जिसको लेकर मंदिर के गर्भगृह में विराजी भगवती को निर्माण कार्य पूर्ण होने तक मंदिर में दूसरे स्थान पर स्थापित करने कर दर्शन और पूजन का अनुष्ठान कर दिया गया है। जहां मंदिर के महंत आचार्य विजय शंकर गिरी ने बताया कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद भगवती को पुनः गर्भगृह में ही विराजमान कर दिया जाएगा। वहीं महंत जी ने आगे बताया कि मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य मकाना पत्थर से कराया जाएगा, जिसकी खर्च लागत लगभग 5 से 6 करोड़ तक आएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जन सहयोग के लिए योजना बनाई जा रही है। मैं मुख्यमंत्री से अपील करूंगी कि वो इसमें सहयोग करेगी। उनका नाम गुलजारबाग का नाम बड़ी पटन देवी स्टेशन हो, और मैं सरकार से ये अपील करूंगी, अपना अपील पहुंचाऊंगी, मंदिर बनाने में भी सहयोग दें, और जनता तो सहयोग देगी ही, जरूर मुख्यमंत्री करेंगे। ये पटना नगर निगम इसको किस रूप में लेगी? पटना नगर निगम भी इस पर सहयोग करे। अमन शक्तिपीठ में यहाँ एक बड़ी पटन देवी शक्तिपीठ है। हम लोग का दाहिना पट यहाँ भगवान का गिरा है, और हम लोग पिछले साल इसके लिए हम लोग नगर निगम से प्रयास किए थे कि आपको यहाँ पर मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए। एक शक्तिपीठ है अपने बिहार पटना में, तो हम लोग इसके जीर्णोद्धार के लिए प्रयासरत थे। तो उसमें आपको स्टैंडिंग और बोर्ड से हम लोग नगर निगम ने पास कर नगर विकास में इस प्रस्ताव को भेजा है। इस पर अभी कार्रवाई नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसके लिए हम लोग समय कुछ चुनाव के कारण नहीं मिला। उसके बाद हम लोग अभी इसके लिए जाएंगे भी माननीय मुख्यमंत्री जी को, और आम जनता से एक एक पटना वासी और बिहार वासी से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। मुजफ्फरपुर नगर निगम के शहर की मुख्य सड़कों पर कचरा डंपिंग पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने सभी अंचल निरीक्षकों और वार्ड निरीक्षकों को निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि मुख्य सड़कों पर कचरा डंपिंग होने पर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने यह निर्णय मुख्य सड़कों पर कचरा डंपिंग के कारण ट्रैफिक में आने वाली समस्याओं और शहर के कूड़े से निजात दिलाने को लेकर लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए अपर नगर आयुक्त विशाल आनंद ने सभी सफाई निरीक्षकों को यह सुनिश्चित करना है कि मुख्य सड़कों पर कूड़ा डंप न हो, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, नगरायुक्त महोदय के द्वारा शहर में जो सड़कों में जो कूड़ा देखने को मिलता है उसके संबंध में एक आदेश निर्गत किया गया है। उसमें यही कहा गया है कि जो सफाई निरीक्षक हैं वो इस बात को सुनिश्चित करें कि मुख्य सड़कों में जो कूड़ा दिख रहा है वो ना दिखे भविष्य में, और यदि ऐसा होता है तो संबंधित क्षेत्र के जो सफाई निरीक्षक हैं उन पर कार्रवाई होगी। रोहतास से हर्ष फायरिंग की एक ताजा तस्वीर सामने आई है, जिसमें विक्रमगंज के एक मुखिया अपने समर्थकों के साथ डिहरी में आयोजित एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान नाच प्रोग्राम में जमकर हर्ष फायरिंग करते दिख रहे हैं। कार्रवाई राइफल और पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है और मंच पर नर्तकी थिरक रही है। बता दें कि हर्ष फायरिंग पर सरकार ने पूर्ण तरीके से रोक लगाया हुआ है, क्योंकि लगातार इलाकों में हो रहे हर्ष फायरिंग से लोगों की जानें भी जा रही हैं, फिर भी लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। यह ताजा तस्वीर काराकट के संसार डिहरी गांव की बताई जा रही है, जो पूरी तरह से वायरल है और फेसबुक पर भी छाया हुआ है। यह वीडियो बीते रात की बताई जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि विक्रमगंज के सीपुर के मुखिया अमित सिंह किस प्रकार ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं।
रोहतास जिले के NH 2 पर कंटेनर की चपेट में आने से स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना डेहरी इलाके के कोल डिपो के समीप की है। हादसे के बारे में बताया जाता है कि डेहरी इलाके के चौधरी मोहल्ले के रहने वाले शोभनाथ गुप्ता अपनी पत्नी देवकी देवी के साथ शादी समारोह से शिरकत कर वापस डेहरी लौट रहे थे। तभी कोयला डिपो के समीप पीछे से आ रहे कंटेनर ने स्कूटी सवार दोनों पति पत्नी को टक्कर मार दी। इस हादसे में 60 वर्षीय महिला देवकी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति सोमनाथ गुप्ता को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। गाड़ी मारी अज्ञात गाड़ी मारी। कहाँ पे वो घटना है? कोयला डिपो। महिला है या पुरुष है? उम्र कितना होगा लगभग? 45। नाम क्या कुछ पता है क्या? कहाँ के रहने वाली थी? छोटी नहर के पास में खड़े थे ये लोग। ट्रक का जाम लगा हुआ था और पीछे से आकर ट्रॉली में मारा। कौन सी गाड़ी थी? टैंकर था जो बेसिकली पानी वगैरह इस तरह की। क्या नाम है ट्रक का? ये आंटी है मोहल्ले की, नाम हमको पता नहीं। क्या नाम है मृतक? नाम नहीं पता है। नाम ये घटना कहाँ पे हुआ है? छोटी नहर के पास हुआ है, पुल डेहरी ऑनसोन। छोटी हुई नहर ये कहाँ पे? ये आपका कोयला डिपो। पंजाब पुलिस के 2 जवान और उनके 2 साथी 3000 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हुए हैं, जिनका उद्देश्य समाज में बेटियों पर बढ़ते अत्याचार को लेकर बेटी बचाओ, नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। यह यात्रा 11 नवंबर को गुजरात के अहमदाबाद से प्रारंभ हुई और 30 दिनों तक विभिन्न स्थानों से होते हुए उत्तर पूर्व की तरफ जाएगी। इनके द्वारा प्रतिदिन 100 किलोमीटर का सफर तय किया जाता है और रास्ते में लोगों को रुक रुक कर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और वातावरण को स्वच्छ बनाने के बारे में सेमिनार लगाकर जागृत करते हैं। साथ ही लोगों को संदेश देते हैं कि हमें भारत को नशा मुक्त भारत बनाना है। बिस्कुट मिला तुमको? पढ़ते हो तुम? हम पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से निकले हैं गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और हमारा लक्ष्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ और भारत देश को नशा मुक्त बनाओ। इसके उपलक्ष्य में हम लोगों को सेमिनार लगा रहे हैं और जहाँ पर हमें ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर वृक्ष बच सकता है, जैसे गवर्नमेंट जगह है, कोई पुलिस स्टेशन है, स्कूल है, कॉलेज, वहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। और जो छोटे बच्चे हैं स्लम एरिया में, जैसे यहाँ पर आपने देखा, तो हम नोटबुक और पेन बांट रहे हैं बिल्कुल फ्री में, और खाने के लिए बिस्किट वगैरह या जिससे हाई कैलोरीज फ्रूट होता है जैसे बनाना है, एप्पल है, वो उन लोगों को बांट रहे हैं। ये सब कुछ हम कर रहे हैं पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से और हमारा एक ही लक्ष्य है कि इस समाज में हम एक अच्छा मैसेज दें। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे टीम को जो हमारी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी डी सुडरविली जी IPS और हमारे ऑफिसर जिन्होंने हमें चुनकर भेजा और हमें हर रोज़ वो अप्रिशिएट करते हैं। SP राजपाल सिंह पूर्व हॉकी कप्तान भी रह चुके हैं और हेमंत कुमार शर्मा जी, और उनके साथ साथ हमें कुछ ऐसे NGO भी है जिन्होंने हमारा हेल्प किया है, जैसे बाबा के जी है, KS सोनी जी और मास्टर साइकिल नेहरू केंद्र। और हम धन्यवाद करते हैं बिहार के लोगों का, क्योंकि बिहार में जब से आए हैं बहुत कोऑपरेट लोगों ने किया है। जो बात दुनिया में चल रही है हमने सुना है ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। एक मैं मैसेज देना चाहूँगा कि बिहार बहुत अच्छा है, स्वच्छ है और लोगों में बहुत बढ़िया कोऑपरेशन की भावना है, जिसको बोलते हैं कि मेहमान भगवान होता है। वो वाकई में हमने देखा है कि बिहार में वाकई में मेहमान को भगवान माना जाता है। और मैं आपके इस माध्यम से सारी प्रेस का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो हमारे एक छोटे से मैसेज को आप इतने लोगों तक पहुँचा रहे हैं। रोहतास जिला के नोहट्टा थाना में पदस्थापित जवान शिव कुमार ओझा के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बता दें कि सैफ जवान कल नोहट्टा थाना के बैरक में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। इस घटना के बारे में पूरे पुलिस महकमा में सनसनी फैल गई थी। बता दें कि मृतक शिव कुमार ओझा वैशाली जिले के बेलसर के निवासी थे और
2 दिन पूर्व ही छुट्टी से लौटे थे। सूचना पर उनके परिजन पहुंचे। बाद में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। इधर से भी आ जाइएगा, ठीक कर ले। इधर से उनको पता नहीं था, ड्यूटी निकले हुए। अच्छा, दिन पहले यहाँ थे, वो घर से चले थे दिन पहले। कहाँ के रहने वाले थे ये? वैशाली जिला के पचपेड़। अच्छा, यहाँ पर क्या करते थे? हाँ सर। कहाँ पे, किस जगह? नौहट्टा थाना। कैसे जानकारी मिली आप लोग को? वैशाली थाना का फोन मिला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मोतिहारी द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम का सेंटर मोतिहारी हो, इसके लिए आंदोलन और परीक्षा नियंत्रक मनोज कुमार और कुलपति हनुमान प्रसाद पांडे का पुतला दहन भी किया गया। मौके पर नगर मंत्री दिवांशु मिश्रा ने बताया कि कोरोना महामारी में मुजफ्फरपुर सेंटर ले जाना छात्र हित में नहीं है। कोरोना का खतरा और ठंड, वर्तमान समय में रेल सुविधा भी बंद है। इस स्थिति में मुजफ्फरपुर सेंटर ले जाना छात्र हित में नहीं है। वहीं नगर के मंत्री ऋषु राज ने बताया कि पिछले 3 साल से सेंटर मोतिहारी में रहा करता था, लेकिन परीक्षा नियंत्रक मनोज कुमार अपनी मनमानी रवैये से सेंटर मुजफ्फरपुर कर दिए हैं, जो कतई छात्र हित में नहीं है। देखिए, मतलब अभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम का जो सेंटर मतलब मुजफ्फरपुर दे दिया गया है, पहले 3-4 सालों से मोतिहारी में हुआ करता था। अभी आपको भी पता है कि वैश्विक महामारी कोरोना अभी चल रहा है। इस कोरोना महामारी में ना रेल चालू है, ना बस समय से चल रहा है। अब आप बताइए कि छात्र कैसे जाएंगे वहाँ एग्जाम देने। इसी और परसों हम लोग इस मुद्दे पर जब कुलपति सर से मिले तो उनके द्वारा बताया गया कि सेंटर मोतिहारी में कर दिया जाएगा, लेकिन परीक्षा नियंत्रक महोदय मान ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे कोई सिस्टम, जो भी सिस्टम वहाँ चल रहा है, सब छात्र विरोधी है। और हम लोग यहाँ मोतिहारी में मतलब व्यावसायिक पाठ्यक्रम का एग्जाम देने के लिए हम लोग इच्छुक भी हैं। अगर यहाँ पे एग्जाम नहीं होता है तो हम लोग एग्जाम का बाइकआउट करेंगे और किसी भी हर हालत में हम लोग एग्जाम नहीं दे जाएंगे मुजफ्फरपुर। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने पटना सिटी के बोली मोड़ स्थित गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण कर कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने बताया कि जीजीएस अस्पताल में विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा किया गया है और जो भी कुछ कमी है उसको जल्द से जल्द सुधार कर लिया जाएगा। कहाँ सुधार की आवश्यकता है उसको समझ रहे हैं फर्स्ट हैंड। और ये हम लोग की कोशिश रहेगी कि आज जो कुछ भी यहाँ पर काफ़ी समय में रहा हूँ, मैंने जो देखा है इसमें सुधार आएगा। तो मैं अगली बार दोबारा यहाँ पर जब आऊँगा तब तक वो सुधार यहाँ पर दिखने लगे। और ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं सभी जगह यथासंभव, चाहे वो ग्रामीण इलाके के हेल्थ सब सेंटर्स हों, चाहे वो एडिशनल PHCs हों, PHC हों। और ये बहुत महत्वपूर्ण अस्पताल है पटना सिटी का, और ये डेफिनेटली हम लोग की प्राथमिकता रहेगी कि इसमें व्यापक सुधार हो, चाहे वो इमरजेंसी की फंक्शनिंग हो, ओवरऑल सफाई, ओवरऑल और क्या क्या सपोर्ट की आवश्यकता है, इंक्लूडिंग पोस्टिंग ऑफ डॉक्टर्स, ये सब हम लोग देखेंगे। आप मिले हैं सर, मैंने आपने अभी जैसे कहा कि मैंने कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो किन किन बिंदुओं पर सुधार की आवश्यकता महसूस किया जा रहा है? इसकी चिंता आपको नहीं होनी चाहिए। नहीं, हमारी चिंता हम लोग को है। बड़े जो बिंदु बताएंगे ना सर, मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ। जी आपने पुलिस के परिजनों से भी मिले हैं, मरीजों से हादसा लिया है, क्या आप व्यवस्था से संतुष्ट हैं? आपसे देखिए, ऐसा है, मैंने एक लाइन में सारी बात को कह दी। इतना समय यहाँ पर मैं आज पहली बार आया हूँ और मैं खुद सब जगह देखा हूँ। जैसा कि आप पूछ भी रहे हैं, तो एक रफ आइडिया है मुझे आज जो चीज़ हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। मैंने यहाँ के मैनेजर, सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, एक्टिंग
सभी से इंटरेक्ट किया है। तो मैं जब अगली बार आऊँगा तो फिर आप लोगों को डिटेल में बता दूँगा और आप लोगों को। विश्व विकलांगता दिवस की पूर्व संध्या पर सासाराम में जिला बुनियादी केंद्र द्वारा खासकर मुख बधिर दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई, जिसके तहत श्रवण दिव्यांग सहित अन्य दिव्यांगों को वाहन सुविधा के साथ अस्पताल लाकर उनकी जांच की व्यवस्था की गई। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि विश्व दिव्यांग दिवस की पूर्व संध्या पर सदर अस्पताल में बुनियादी केंद्र द्वारा एकत्र किए गए मुख बधिर दिव्यांगों को उनको मिलने वाले तमाम तरह की सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। जी हाँ, बुनियादी केंद्र के द्वारा ये वाहन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें कि मुख बधिर का जांच किया जाता है और उसके अनुसार से डॉक्टर जो है परसेंटेज देते हैं। तो ये जांच कराने की प्रक्रिया पहले भी होती थी कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन विभिन्न शहरों में इसकी सुविधा दी गई थी। तो यहाँ हम कलेक्ट्रेट से बात करने के बाद और जो है सो इस सुविधा को हम अपने संस्थान में उपयोग करके जो पहले जो तकलीफ था मुख बधिर को भी बाहर जाके उनको सर्टिफिकेशन करवाना पड़ता था, वो अब उसको दूर करने का हर संभव कोशिश की। वहीं मुजफ्फरपुर में भी केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ महागठबंधन द्वारा आज सड़कों पर उतरा और जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। वहीं राजद ने अपनी पार्टी कार्यालय इमली चट्टी से लेकर शहर के विभिन्न चौक चौराहे होते हुए कल्याणी चौक तक विरोध जुलूस निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ये केंद्र सरकार द्वारा जो किसान विरोधी बिल लाया गया है, जिसके अंतर्गत पूरे किसान को गिरवी रखा जा रहा है, नौजवान को गिरवी रखा जा रहा है, मजदूर को गिरवी रखा जा रहा है। इसी के लिए इसके विरोध में जो पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, उसको हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने इसका समर्थन किया है और उसी को लेकर हम लोग आज रोड पर है। और जब तक यह बिल वापस नहीं लेगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। पटना सिटी के पश्चिम दरवाजा स्थित घसियारी गली में एक मकान में गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई, जिसके कारण स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 यूनिट कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सके। क्या हुआ था, घटना क्या हुआ? अरे हम तो मार्केट में थे, खाना बना था, एक अपने आप पता नहीं क्या हुआ, गैस हुआ तो सब लेडीज लोग भाग गए नीचे। बड़ा सिलेंडर था? हाँ, बड़ा सिलेंडर। अच्छा, क्या वो फायर ब्रिगेड आया था? 2 गाड़ी। आग पे काबू पा लिया गया है? क्या आग पे काबू पा लिया? क्या नुकसान में कुछ होगा? हल्का फुल्का वही कपड़ा उपड़ा जला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जॉनी कुमार। किसानों की समस्याएं अब न सिर्फ पंजाब हरियाणा तक सीमित है, बल्कि पूरे देश में किसान सहित विपक्ष की पार्टियां सरकार का जमकर विरोध कर रही है और साथ ही किसान बिल कानून को वापस लेने की मांग कर रही है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर कांग्रेस कमेटी ने भी किसान के मुद्दे को लेकर शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। किन मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर जो है किसानों की जो मांग समस्या है, काला कानून वापस लेना का और जो किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज, आंसू गैस और पानी की बौछार जो प्रदर्शन में किया गया है, इसके विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी भी आज सड़क पर उतरी है। हम लोग शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं और फिर आज शहर में वो करेंगे कि जो किसान अन्नदाता है, जो हम लोग को आज माता पिता की तरह अन्न देकर हम लोग आज जीवित है, उस किसान की मांगों पर लाठीचार्ज किया जाता है और बर्बरतापूर्वक आंसू गैस छोड़ा जाता है, पानी का बौछार किया जाता है। यह निंदनीय है। हम लोग कांग्रेस पार्टी की ओर से कंटिन्यू आंदोलन करते रहेंगे जब तक काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में अररिया के दर्जनों किसान मजदूरों ने चांदनी चौक पर पीएम मोदी का पुतला दहन किया। इस प्रदर्शन में सीपीआईएम, सीपीआई, कांग्रेस और जन जागरण शक्ति संगठन से जुड़े किसान मजदूर के साथ शहर के कई प्रबुद्ध नागरिक भी शामिल हुए। मोदी सरकार
की दलाली बंद करो। इंसाफ जिंदाबाद। आप सभी लोग जान रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान के किसान परेशान है क्योंकि 3 किसानी बिल लाया गया है जिसमें सरकार की ये साजिश है, उनकी ये मंशा है कि किसानों को कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने सरकारी मंडियों को खत्म करने की योजना बना दी है और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की योजना बना दी है। इसको लेकर पूरे देश के किसान हलकान हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली के बाहर कई दिनों से किसान डेरा डाले हुए हैं। हम लोग बिहार में, क्योंकि यहाँ पर 2006 में ही सरकारी मंडियों को बंद कर दिया गया था, हमारी मांग है कि किसानों को उनका जो फसल है, जैसे अभी धान का फसल हुआ है, उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए, सरकारी मंडियों को पुनः चालू किया जाए और हम जो देश भर के किसान दिल्ली के बाहर डेरा डाले हुए हैं उनके समर्थन में भी आज मोदी जी का पुतला जला रहे हैं कि सरकार उनसे वार्ता करे, उनकी बातों को सुने, उनकी परेशानियों को सुने। किसान हमारे अन्नदाता हैं, हम सभी उनके उपजाए हुए अन्न को खाते हैं, इसीलिए ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि किसानों की समस्या पर गौर करे और 3 किसानी बिल जो उन्होंने लाया है उसको खारिज करे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष रंजन है, जन जागरण शक्ति संगठन। भारत नेपाल सीमा पर स्थित अठमुहान एसएसपी के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पिलर संख्या 360/6 के पास से छापेमारी कर 11 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को धर दबोचा है। पकड़े गए तस्कर की पहचान नेपाल बारा जिला के सिंगोड़ागढ़ निवासी शंकर मुखिया के 19 वर्षीय पुत्र रमेश मुखिया के रूप में की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए रेगनिया गांव के पास छापेमारी की गई, जहां से सर पर लदे गांजा के साथ एक तस्कर को धर दबोचा गया, जबकि एक तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। जब्त किए गांजा का अनुमानित बाजार मूल्य 6,40,000 आंका गया है। वहीं कागजी प्रक्रिया के बाद एसएसपी ने जितना पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। दिसंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही बिहार में भी ठंड का कहर भी बढ़ना शुरू हो गया है। पहाड़ी इलाके में बर्फबारी का दौर जारी है, जिसका असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। वहीं राजधानी पटना में इन दिनों मौसम की आंख मिचौली चल रही है, कभी बादल तो कभी खिली हुई धूप नजर आती है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक पारे में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड बढ़ने की आशंका है। हालांकि दिन में धूप खिलेगी, लेकिन शाम ढलते ही मैदानी इलाकों में ठंड का असर दिखेगा।